इस एपिसोड की शुरुआत में हमें सी फैमिली का सीन दिखाते हैं, जहां पर फैमिली पैट्रियार्च उस मास्कमैन से पूछ रहे थे कि वह कैसा है। वह मास्कमैन कहता है, हमने जैसा सोचा था वह उससे काफ़ी बेहतर है। पैट्रियार्च कहता है, जनरल कांग सच में एक महान व्यक्ति हैं। मास्कमैन कहता है, इस सब काम के पीछे जनरल कांग नहीं बल्कि वेस्ट हाउस लॉर्ड ये 7th यंग मास्टर हैं। पैट्रियार्च कहता है, क्या सच में? मास्कमैन कहता है, मैं पूरी तरह से श्योर तो नहीं हूँ, लेकिन इसके ज़्यादा चांसेस हैं कि उन 5 लोगों को इतना ग्रो करने के पीछे ज़रूर 7th यंग लॉर्ड हैं। पैट्रियार्च सोचता है कि यही एक किंग की क्वालिटी है। क्या वह सच में इतना टैलेंटेड है? फिर वह मास्कमैन कहता है कि मैंने यहाँ तक सुना है कि इससे पहले 7th यंग लॉर्ड कभी भी स्वॉर्ड प्रैक्टिस नहीं करते थे, लेकिन फिर भी उनकी स्वॉर्ड आर्ट्स में कोई कमी नहीं है। पैट्रियार्च कहता है, क्या कांग ने उसे सिखाया है? मास्कमैन कहता है, मुझे इसके बारे में और अधिक जानकारी नहीं है। पैट्रियार्च कहता है, और उसके एस्कॉर्ट गार्ड्स के बारे में क्या खबर है? मास्कमैन कहता है, मैंने सुना है कि वे अभी किसी से ट्रेनिंग प्राप्त कर रहे हैं, लेकिन मुझे यह नहीं पता है कि उनका मास्टर कौन है। पैट्रियार्च कहता है, पता करो कि क्या ऐसे भी लोग हैं जो हमसे पहले अपनी मूवमेंट्स को कर रहे हैं। फिर वह सोचता है कि मुझे लगता है वह यांगजो फैमिली तो नहीं हो सकती। नेक्स्ट हमें वेस्ट हाउस की तरफ दिखाते हैं, जहाँ पर वह मेड एमसी के कमरे के बाहर आते हुए कहती है कि यंग मास्टर कोई है जो आपसे मिलना चाहता है। एमसी कहता है, हाँ ठीक है, उसे अंदर ले आओ। फिर वो लोग अंदर आ जाते हैं। वह मेड कहती है, ठीक है आप लोग बात करो, मैं बाहर चली जाती हूँ। एमसी कहता है, नहीं इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, तुम यहीं पर रुक सकती हो। वह मेड कहती है, ठीक है यंग मास्टर। फिर एमसी उस लड़की को ध्यान से देखने लगता है। वह लड़की सोचती है कि यह अभी मेरे काफ़ी करीब है। एमसी कहता है, तुम कितने साल की हो? वह कहती है, मैं 12 साल की हूँ। फिर एमसी कहता है, और तुम्हारा परिवार? वह एमसी पर अटैक करते हुए कहती है कि वो तो तुम लोगों ने ख़त्म कर दिया। लेकिन फिर वह अपने आप को ख़त्म करने की कोशिश करने लगती है, जिसे जल्दी से एमसी रोकता है और उससे कहता है कि तुम्हारे मरने से तुम्हारा परिवार वापस नहीं आएगा, इसलिए इतनी जल्दी गिव अप मत करो। अगर मैं चाहता तो तुम्हें भी पनिश कर सकता था। वह कहती है, तो फिर तुमने यह सब कुछ क्यों नहीं किया? एमसी कहता है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि तुम अब अपनी लाइफ की एक नई जर्नी की शुरुआत करो, क्योंकि तुम ऐसा नहीं करोगी तो पुरानी यादें हमेशा तुम्हें परेशान करेंगी और तुम अपनी लाइफ को ख़त्म करने की कोशिश नहीं करोगी। मैं आशा करता हूँ कि अब आप सर्वाइवल के लिए एक नए पाथ को चुनोगी। मैं तुम्हारी हर संभव मदद करने की कोशिश करूँगा। वह कहती है, यह सब झूठ है, क्योंकि मैंने सुना है इस डीमन कल्ट के सभी लोग हमेशा लोगों को धोखा देते हैं। क्या तुम मुझे एक खेल के रूप में उपयोग करने के बारे में सोचते हो? एमसी कहता है, मैं उस तरह का व्यक्ति नहीं हूँ। यहाँ पर हर कोई एक ही जैसा वर्सन नहीं है। क्या इस डीमन कल्ट के बाहर सभी लोग अच्छे थे? फिर कुछ देर बाद एमसी उससे पूछता है, अगर तुम मुझ पर विश्वास करती हो तो मैं तुम्हारी कहानी को सुनना चाहता हूँ। वह लड़की कहती है, मेरा नाम सोया है और मैं चेंगू के एक छोटे गांव में रहती थी, लेकिन इस डिवाइन कल्ट के लोगों ने हमसे सिर्फ इतना पूछकर कि हम कुनलुन माउंटेन्स को सपोर्ट करेंगे या नहीं, हम सभी को मार डाला और मेरी बहन भी गायब है। एमसी कहता है, क्या तुम इस डीमन कल्ट में एक साथ आए थे? सोया कहती है, नहीं, उसे किसी और जगह पर ले जाया गया है। एमसी उस मेड से कहता है कि जाओ और इस सब के बारे में जनरल कांग से कह दो ताकि वो उसकी तलाश कर सकें। वह मेड कहती है, ठीक है यंग मास्टर। सोया कहती है, क्या सच में आप उसे ढूंढोगे? वह मेरी सब कुछ है। अगर आप उसे ढूंढ लेते हो तो मैं आपको अपना सब कुछ दे सकती हूँ। एमसी कहता है, नहीं, इस सब की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर वह उस मेड से कहता है, आपसे इस बच्ची की सारी जिम्मेदारी तुम पर है और इसे अपनी छोटी बहन की तरह समझना। नेक्स्ट हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाते हैं, जहाँ पर एमसी उस मास्कमैन की बातों के बारे में सोच रहा था कि सी फैमिली के साथ संपर्क बनाने के बारे में पहले से ही मैं सोच रहा था, लेकिन यह तो कुछ ज़्यादा ही जल्दी हो गया और वह पर्सन भी अप्रत्याशित है। और सी फैमिली का पैट्रियार्च इस डिवाइन कल्ट के 10 एल्डर में से एक है। हालांकि यह बाहर से काफ़ी जेंटल दिखाई देता है, लेकिन अंदर से उसकी स्पिरिट एक ईविल स्पिरिट है। अगर कुछ भी गलत हो गया तो मैं उसके द्वारा जिंदा ही डाइवर कर लिया जाऊंगा, इसलिए मुझे पूरी सावधानी बरतनी होगी ताकि मैं उसके हाथ का एक मोहरा ना बनकर रह जाऊं। फिर हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाते हैं, जहां पर एमसी और जोगवांग कहीं पर जा रहे थे। तभी वे लोग एक जगह पर रुक जाते हैं। जोगवांग कहता है, लगता है वह जगह यही है। एमसी कहता है, तो फिर चलते हैं। तभी वे एक दरवाजे के बाहर आकर रुक जाते हैं। एमसी कहता है, अंदर कोई है? अंदर से आवाज़ आती है कि आप यहाँ क्या लेकर आए हो? फिर एमसी एक पासवर्ड को कहता है और फिर वह पर्सन दरवाजे को खोलते हुए कहता है कि हवाएं काफ़ी ठंडी हैं, कृपया अंदर आ जाइए। नेक्स्ट हमें अंदर एक बम्बू फॉरेस्ट को दिखाते हैं,
जहाँ उसे देखकर एमसी कहता है, लगता है उन लोगों ने इस जगह अपना बेस बनाया है। तभी अचानक से वह पर्सन दरवाजे को बंद कर देता है। जो वंग फाइट के लिए तैयार होते हुए कहता है कि क्या यह एक ट्रैप है। एमसी कहता है यह कोई ट्रैप नहीं है, अब चलो अंदर चलते हैं। नेक्स्ट हमें एक मैनर को दिखाते हैं जो इस बम्बू फॉरेस्ट के बीच में एक तालाब के बीचों बीच बना हुआ था, जिसे देखकर जोग वंग कहता है यह जगह कितनी सुंदर है। एमसी कहता है तुम यहीं पर रुको। वह कहता है मुझे आपके साथ चलना चाहिए। एमसी कहता है नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, वैसे भी वह कोई ऐसा पर्सन है जिससे तुम लड़ नहीं सकते हो। फिर एमसी उस मैनर की तरफ जाते हुए सोचता है मैं अगर अपनी पास्ट लाइफ की सभी स्किल्स को भी यूज़ करूं तो भी उसे हरा नहीं सकता हूं। तभी वह उस मैनर के अंदर पहुंच जाता है। उसे देखकर वह सी फैमिली का पैट्रियार्च कहता है कि ओह, तो तुम आखिर यहाँ आ ही गए। एमसी कहता है मेरे पास और कोई रास्ता ही नहीं था, क्योंकि आप जैसे एक स्ट्रॉन्ग पर्सन ने जो बुलाया है। पैट्रियार्च कहता है इस ओल्ड मैन के पास किस प्रकार की पावर हो सकती है। एमसी वहाँ बैठते हुए कहता है अगर एल्डर सी के पास पावर नहीं होती तो फिर यह सब कौन करता है। पैट्रियार्च कहता है यह सब तो डिवाइन कल्ट लॉर्ड करते हैं। एमसी कहता है क्या ऐसा है? क्या इस सब के पीछे मिंग फैमिली और 8 माउंटेन की टाई फैमिली नहीं है? अगर यह सब कल्ट लीडर को पता चला तो वो काफ़ी सैड हो जाएंगे। एमसी की बातें सुनकर वह पैट्रियार्च अपनी एनर्जी को रिलीज़ करते हुए कहता है यह एक काफ़ी खतरनाक टिप्पणी है यंग मास्टर। एमसी उसकी इस एनर्जी प्रेशर को रोकने की कोशिश करते हुए सोचता है मैंने इस हेवनली डीमन कल्टीवेशन आर्ट को पहले भी अनुभव किया है, इसलिए अब मुझे शायद अपनी इंटरनल फोर्स को यूज़ करना चाहिए। वह पैट्रियार्च सोचता है वह अपनी इंटरनल फोर्स को यूज़ नहीं कर रहा है। इस टेक्निक के अपोजिट अगर कोई अपनी इंटरनल फोर्स को यूज़ करता है तो दर्द और भी बढ़ जाता है। एमसी कहता है यह सब कितना निराशाजनक है। पैट्रियार्च कहता है क्या आप मेरी इस टेक्निक की बात कर रहे हैं? एमसी कहता है मेरे पास निराश होने के अलावा कोई विकल्प नहीं है, क्योंकि तुम दूसरों पर विश्वास नहीं करते हो और कोई भी कल्ट लीडर का अपमान करता है उसे दंड मिलना चाहिए, और यह केवल इस पैलेस के अंदर के लिए ही सत्य है। पैट्रियार्च कहता है तुम्हारा क्या मतलब है? एमसी कहता है अभी भी सेंट्रल प्लेन में ऐसे बहुत से पाखंडी लोग हैं जो कहते हैं कि कल्ट लीडर यह है, कल्ट लीडर वह है। मुझे तो यह विश्वास नहीं हो रहा है कि आप लोग जो एक दूसरे के विरुद्ध पावर को गैदर कर रहे हैं वे भी ऐसे पाखंडी लोगों को दंडित करने में असमर्थ हैं। तभी पैट्रियार्च अपनी एनर्जी प्रेशर को एमसी के ऊपर से हटा देता है। एमसी लंबी लंबी सांसें लेते हुए सोचता है आज तो मैं बच ही गया। वह पैट्रियार्च कहता है यंग मास्टर क्या आप मौत से नहीं डरते हैं? एमसी कहता है एक ऐसा पर्सन जिसने अभी तक अपनी ज़िंदगी में कुछ भी हासिल नहीं किया है, आखिर वह कैसे नहीं डरेगा? पैट्रियार्च कहता है तो फिर आप कहना चाहते हैं कि अब आप अचीवमेंट को हासिल करना चाहते हैं। फिर वह मन में सोचता है कि यह बाहर से सिर्फ 13 साल का दिखता है लेकिन अंदर से काफ़ी विचारशील है। फिर वह एमसी से कहता है तुम काफ़ी दिलचस्प हो। एमसी कहता है लेकिन तुमने तो मुझे लगभग मार ही दिया था। पैट्रियार्च कहता है मुझे माफ़ करना, हालांकि कल्ट लीडर का मामला काफ़ी खतरनाक हो सकता है। एमसी कहता है मुझे यकीन है कि इस तरह की चेतावनी देने के लिए तो आपने मुझे यहाँ नहीं बुलाया होगा। पैट्रियार्च कहता है मैं आपको एक प्रस्ताव देना चाहता हूँ। एमसी कहता है अगर आप मेरे वॉरियर्स की पावर के अचानक बढ़ने के बारे में पूछना चाहते हैं तो फिर मैं इस प्रस्ताव को मना करता हूँ। पैट्रियार्च कहता है मैं आपको इस तरह का कोई प्रस्ताव नहीं देना चाहता, मैं तो बस यह कहना चाहता हूँ कि सी फैमिली आपकी बैक सपोर्ट बनना चाहती है। एमसी कहता है क्या मैं इसका कारण पूछ सकता हूँ? फिर हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाते हैं जहाँ पर एमसी अपने वेस्ट हाउस में आ चुका था, जिसे देखकर कांग कहता है यंग मास्टर क्या आप वापस आ गए? एमसी कहता है मैंने गोजू की सी फैमिली के साथ हाथ मिलाने का फैसला किया है। कांग खुश होते हुए कहता है कि यह तो काफ़ी अच्छा है। एमसी कहता है बेशक यह बहुत अच्छा है, लेकिन यह अभी भी खुश होने के लिए काफ़ी जल्दी है। कांग कहता है क्या मैं आपसे इसका कारण पूछ सकता हूँ? फिर एमसी उस समय की बातों को याद करता है जब उसने पैट्रियार्च से इसका कारण पूछा था। वह पैट्रियार्च कहता है पहली बात यह है कि अभी भी आपके पास किसी का समर्थन नहीं है, और दूसरी बात यह है कि मैंने यह महसूस किया है कि आप में कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वालिटीज़ हैं। एमसी कहता है मैं आपकी बात की सराहना करता हूँ, लेकिन मेरे पास तो जन्म से ही कोई समर्थन नहीं है और मैंने वास्तव में अब तक कुछ भी साबित नहीं किया है। यहाँ तक कि अगर मेरे पास सक्सेसर बनने का भी मौका हो तो मैंने इसके लिए भी कोई काम नहीं किया है, लेकिन फिर भी सी फैमिली मुझे सपोर्ट करने चाह रही है। मेरा मूल्य एक सक्सेसर के रूप में काफ़ी कम है, इसलिए मैं आसानी से बाहर हो जाऊँगा। पैट्रियार्च कहता है सक्सेसर का कंपटीशन सिर्फ मार्शल आर्टिस्ट के लिए नहीं है, उसे कल्ट लीडर बनने के लिए इनफ स्ट्रॉन्ग होना चाहिए और बहुत सी अचीवमेंट होनी चाहिए। फिर वह सोचता है मुझे पता है कि यह काफ़ी बुद्धिमान और असाधारण है। वैसे 8 माउंटेन्स की ताई फैमिलीज़ का नेतृत्व करने वाले लोग अलग अलग यंग मास्टर की सपोर्ट करते हैं।
एमसी सोचता है अगर मैं उन सभी का सपोर्ट अपनी तरफ ले लेता हूँ तो फिर मैं अपने बाकी भाइयों को भी अपनी तरफ करके अपनी पावर को बढ़ा सकता हूँ। फिर वह पेट्रियाच से कहता है कि एल्डर सी, अगर आप मुझसे किसी भी बात को न छिपाएं तो यह अच्छा होगा। पेट्रियाच कहता है आप सच में लोगों को पढ़ सकते हो, आपकी पावर्स को बढ़ाकर हम सिर्फ भविष्य में सही व्यक्ति का समर्थन करने की उम्मीद रखते हैं। एमसी कहता है क्या आप किसी और को भी एक सही व्यक्ति के रूप में देख रहे हो? पेट्रियाच कहता है अब तक तो नहीं। एमसी कहता है क्या ऐसा है? पेट्रियाच कहता है क्या आपको लगता है कि यह ओल्ड मैन आपको धोखा देने की कोशिश कर रहा है? एमसी कहता है मैं सहमत हो जाऊंगा अगर आप एक बात का वादा करते हैं तो। पेट्रियाच कहता है किस प्रकार का वादा? नेक्स्ट हमें प्रेजेंट का सीन दिखाते हैं जहाँ कांग कहता है तो अंत में सारा फैसला लेने का अधिकार उनके हाथों में है, तो क्या हमें इस सौदे में कोई लाभ होगा? एमसी कहता है हमें ऐसा करना पड़ेगा ताकि उनके प्लान्स को विफल कर सकें। फिर एमसी सोचता है कि दूसरों की पावर लेके मैं आगे बढ़ूंगा, वैसे भी अगर मैं कल्ट लीडर ना बन सका तो यह मेरे लिए मौत से कम नहीं है। फिर वह कांग से कहता है कि मैंने उस बच्चे के बारे में जियोंग से कह दिया है। कांग कहता है क्या आप सोया की बहन के बारे में बात कर रहे हैं? वैसे भी मैंने सुना है कि उस बच्ची को रेड ड्रैगन स्क्वाड ने खरीदा है। एमसी कहता है क्या रेड ड्रैगन स्क्वाड, क्या तुमने उसे संपर्क करने की कोशिश की? कांग कहता है हाँ, और उन्होंने उसे हमें सौंपने से मना कर दिया है। मुझे लगता है कि वे लोग उसे एक असासिन बनाने के बारे में सोच रहे हैं। एमसी कहता है क्या ऐसा है? फिर तो सोया ज़रूर निराश हो जाएगी। तभी उसे एक पर्सन घोस्ट एंड जोंगयोंग के बारे में याद आता है। फिर वह वहाँ से जाते हुए कहता है कि इस रेड ड्रैगन स्क्वाड के मामले को तो तुम मुझ पर छोड़ दो। कांग कहता है आप किस बारे में बात कर रहे हैं यंग मास्टर? क्या आप खुद वहाँ जाने के बारे में सोच रहे हैं? एमसी कहता है क्या यह ऐसा नहीं है जिसे जल्दी ही निपटाना चाहिए? फिर नेक्स्ट हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाते हैं जहाँ पर एमसी जोगवांग और येलो हेयर वाले को भी अपने साथ लेकर यंग योंग से मिलने के लिए जा रहा था। वह जाते हुए सोच रहा था कि यंग योंग एक प्रसिद्ध चिकित्सक जेंगी की एक अडॉप्टेड डॉटर थी। मुझे नहीं पता था कि वह उसकी बेटी कैसे बनी, लेकिन इस डिवाइन कल्ट में ऐसा कोई नहीं था जो उसकी अद्भुत कला की अवहेलना कर सके। वह एक मिस्टीरियस फिजिशियन थी, लेकिन वह ऐसे व्यक्ति को ठीक नहीं कर सकती थी जो प्राकृतिक रूप से विकलांग हो। मैंने आखिरी बार उसको अपने पिता के अंतिम संस्कार के समय देखा था। क्योंकि वह हमारे फादर को नहीं बचा सकी थी, इसलिए मेरे सेकंड ब्रदर ने उसे मरवा दिया, जो कि अगला कल्ट लीडर था। जब उसे मौत की सज़ा सुनाई गई थी तब वह चुप थी, लेकिन गुस्सा और बदले की भावना उसकी आंखों में साफ दिख रही थी। नेक्स्ट हमें रेड ड्रैगन स्क्वाड के मैनर का सीन दिखाते हैं जहाँ पर एमसी पहुँच चुका था। तभी जोगवांग कहता है कि 7th यंग लॉर्ड इस रेड ड्रैगन स्क्वाड के लीडर से मिलने आए हैं। नेक्स्ट हमें रेड ड्रैगन स्क्वाड के लीडर को दिखाते हैं जो कोरियोग्राफी कर रहा था। तभी मास्टर कहते हुए एक सर्वेंट वहाँ आता है। वह लीडर कहता है ऐसा क्या अर्जेंट काम है जो तुम मुझे डिस्टर्ब कर रहे हो? वह सर्वेंट कहता है वेस्ट हाउस से 7th यंग लॉर्ड आपसे मिलने आए हैं। वह लीडर कहता है क्या 7th यंग लॉर्ड यहाँ आए हैं, लेकिन क्यों? सर्वेंट कहता है मुझे इस सब के बारे में कुछ नहीं पता है। फिर वह सोचता है कि मैंने सुना है कि उसने अभी अभी वाइट टाइगर स्क्वाड के वॉरियर्स को हराया था। क्या अब वह हमारे बारे में सोच रहा है? नेक्स्ट हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाते हैं जहाँ पर वह लीडर एमसी को ग्रीट करता है और एमसी भी उसे ग्रीट करता है। एमसी सोचता है इसका व्यवहार वाइट टाइगर स्क्वाड से पूरी तरह अलग है, हालांकि लापरवाही सबसे बड़ा दुश्मन है। फिर वह एमसी को बैठने को कहता है और कहता है कि मुझे नहीं पता था कि आप इस बेकार सी जगह पर भी आओगे। एमसी कहता है बेकार से आपका क्या मतलब है? आपने मेरा इतना बढ़िया तरह से स्वागत किया है और चारों तरफ आपकी कोरियोग्राफी की इंक की महक फैली हुई है। यह सच में काफ़ी सुंदर है और मैं सच में आपकी कोरियोग्राफी के काम की प्रशंसा करना चाहता हूँ। वह लीडर को सोते हुए कहता है क्या सच में ऐसा है? फिर वह कहता है लेकिन आप यहाँ किस काम से आए हैं? एमसी कहता है मैंने सुना है कि आपने स्लेव मार्केट से एक लड़की को खरीदा है। मैं माफ़ी मांगना चाहता हूँ, लेकिन उस बच्ची को मैं खरीदना चाहता हूँ। इसके लिए मैं आपको 3 गुना अमाउंट चुकाने को तैयार हूँ। वह लीडर कहता है खैर यह थोड़ा अजीब है। फिर वह सोचता है कि यह पैसे से संबंधित मुद्दा नहीं है, क्योंकि यंग मास्टर से किसी भी प्रकार की लेन देन करना एक गलत फहमी क्रिएट कर सकता है। लोग सोचेंगे कि हमारे बीच कोई संबंध है, इसलिए इसकी इस रिक्वेस्ट को स्वीकार करना मेरे लिए कठिन है। एमसी कहता है लगता है मेरे साथ व्यापार करना आपके लिए थोड़ा मुश्किल है, तो चलो इसे एक शर्त के माध्यम से हल करते हैं। वह लीडर कहता है क्या एक शर्त? अगर यह एक शर्त है तो यह मुश्किल होगा, क्योंकि हमारे 10 में से 9 वॉरियर अभी किसी काम से बाहर गए हैं।
फिर वह लीडर एक कमीनी स्माइल करते हुए सोचता है, अब आप क्या करेंगे यंग मास्टर? मुझे पता है, भले ही यह एक शब्दों द्वारा किया गया अनुरोध है, लेकिन अपनी जिद को ज़बरदस्ती पूरा करने से कम नहीं है। फिर वह एमसी से कहता है कि ठीक है, जैसा कि अभी अभी आपने कहा था कि आप मेरी कोरियोग्राफी की सराहना करते हैं, तो क्यों ना इस समस्या को इसी के द्वारा हल किया जाए। फिर वह एमसी से कुछ देर इंतजार करने को कहता है। नेक्स्ट हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाते हैं, जहाँ पर एमसी उस येलो हेयर वाले से पूछता है, क्योंकि तुम पहले यहीं पर काम करते थे, इसलिए तुम्हें यह ज़रूर पता होगा कि यह लीडर किस तरह का पर्सन है। वह कहता है, क्योंकि रेड ड्रैगन सिर्फ एसोसिएशन पर फोकस करता है, इसलिए मैंने सुना है कि स्क्वाड लीडर दूसरों के दिमाग को पढ़ने में माहिर है और वह अपनी आंतरिक भावनाओं को भी अच्छे से छिपा सकता है। और मैंने सुना है कि वह अपनी कोरियोग्राफी पेंटिंग को काफ़ी एंजॉय करता है। एमसी कहता है, किसी के मन को पढ़ना और कोरियोग्राफी का आनंद लेना। ठीक है, अब मैं सिर्फ जोगवांग के साथ वहाँ जाऊँगा, तुम यहीं पर रुकना। वह कहता है, ठीक है यंग मास्टर। नेक्स्ट हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाते हैं, जहाँ पर वह लीडर एक पेंटिंग को लेकर आता है और उसे एमसी को दिखाते हुए कहता है कि तुम्हें बस इस पेंटिंग के आर्टिस्ट का सही नाम बताना है। एमसी कहता है, यह पेंटिंग तो? वह लीडर कहता है, आप आराम से सोचकर जवाब देने के लिए स्वतंत्र हैं। फिर वह मन में खुश होते हुए कहता है कि इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम कितनी पुस्तक पढ़ने के आदी हो, लेकिन तुम जैसा एक बच्चा यह कभी नहीं बता पाएगा, क्योंकि इस पेंटिंग में अलग अलग शैलियों का यूज़ किया गया है और इसको जनता से भी छुपा कर रखा गया है। एमसी कहता है, ऐसा लगता है कि यह एक स्याही पेंटिंग की तरह दिखाई देता है, जो एक समकालीन की छपछप स्याही तकनीक से प्रभावित है। वह लीडर हंसते हुए कहता है, लेकिन आपको यकीन नहीं है कि यह किसकी पेंटिंग है। एमसी कहता है, हालांकि मैं आपका धन्यवाद देना चाहता हूं, जिसकी वजह से मैं इस जैसी एक कीमती पेंटिंग को देख पा रहा हूं, लेकिन यह सिर्फ एक फिटिंग है। अब मैं आपको इसकी एक अच्छी व्याख्या देता हूं। स्पेल सिंग इंक, जिसका अर्थ है स्याही छिड़कना, यह एक ऐसी तकनीक है जिसे लाइनों के माध्यम से नहीं बल्कि स्याही को फैलाने के माध्यम से खुद को व्यक्त करने के लिए कहा जाता है। बहुत समय पहले वे नाम के एक कलाकार ने एक एम्परर को यह पेंटिंग दी थी। एमसी की बातें सुनकर वह लीडर चौंक जाता है और कहता है कि इस जैसे एक बच्चे को यह सब कैसे पता हो सकता है। एमसी कहता है, लेकिन बाद में वे है जो एम्परर के सामने एक बार और दिखाई दिए, तब लोगों को बताया गया था कि महल में पेंटिंग उसकी नहीं थी। हालांकि मुझे नहीं पता कि बीच में क्या हुआ, लेकिन उन्होंने कहा था कि उन्होंने फिर दोबारा किसी पेंटिंग में पाइन ट्रीज को पेंट नहीं किया। फिर एमसी उसे ग्रीट करते हुए कहता है कि अगर वे ही की बात सही है तो यह एक जालसाजी है और यह उसकी रचना नहीं होनी चाहिए। एमसी की बातें सुनकर वह लीडर चौंक जाता है और अपने मन में कहता है कि मैं इस शर्त को हार चुका हूँ। नेक्स्ट हमें कुछ समय बाद का सीन दिखाते हैं, जहाँ पर एमसी उस लड़की को वहाँ से छुड़ाकर ले आया था, जिसे देखकर येलो हेयर वाला कहता है कि यंग मास्टर, ऐसा लगता है कि आप जिस काम से वहाँ गए थे वह अच्छी तरह से समाप्त हो चुका है। एमसी कहता है, हाँ तुम सही कह रहे हो। फिर वह उस लड़की से कहता है कि तो क्या तुम्हारा नाम यानजी है? वह कहती है, हाँ आप सही कह रहे हैं। एमसी कहता है, अब तक जो कुछ भी तुम्हारे साथ हुआ था उसे भूल जाओ और अब अपनी बहन के साथ मिलकर रहना और आगे बढ़ना। जोगवांग कहता है, लेकिन यंग मास्टर, क्या वह पेंटिंग सच में एम्परर से बिलोंग करती है? एमसी कहता है, नहीं, क्योंकि एम्परर ने गुस्से में असली पेंटिंग को जला दिया था। जोगवांग कहता है, माफ़ करना, लेकिन यह पेंटिंग इस स्क्वाड लीडर के पास कैसी आई? एमसी कहता है, क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि इस दुनिया में इस तरह की जालसाजी सिर्फ एक या दो हैं? तो तुम्हें गलत लगता है। नेक्स्ट हमें एक दूसरी जगह का सीन दिखाते हैं, जहाँ पर थर्ड ब्रदर फोर्थ ब्रदर से कह रहा था कि हमें मिले हुए 6 महीने से ज़्यादा का समय हो चुका है। फोर्थ ब्रदर कहता है, आपने मुझे याद नहीं किया। मिंग कहता है, मैं अपने बड़े भाइयों को फॉलो करके अपने आप को इम्प्रूव करने में व्यस्त था, इसलिए मैं तुम पर ध्यान नहीं दे पाया। फोर्थ ब्रदर कहता है, लेकिन आपके और सेकंड ब्रदर में तो अभी अनबन चल रही है। मिंग कहता है, वह अभी सोल स्वॉर्ड स्क्वाड और किलिंग स्क्वाड को कमांड कर रहा है। फोर्थ ब्रदर कहता है, लेकिन आप भी तो वाइट टाइगर स्क्वाड को कमांड करते हैं। मिंग सोचता है कि तुम तो काफ़ी खुश होंगे क्योंकि ब्लैक स्क्वाड का लीडर तुम्हारी माँ के परिवार से है। फोर्थ ब्रदर कहता है, ऐसी क्या बात हो गई जो आपने मुझे याद किया? मिंग कहता है, तुम सेवन्थ ब्रदर के बारे में कितना जानते हो? वह कहता है, ज़्यादा कुछ नहीं, बस इतना कि वह सिर्फ किताबों को पढ़ने में व्यस्त रहता है। अगर आप वेस्ट हाउस में रुचि ले रहे हैं तो आपको जनरल कांग के बारे में सोचना चाहिए, न कि सेवन्थ ब्रदर के बारे में। मिंग कहता है, मैंने सुना है कि गोजू की सी फैमिली ने अपना दाव चलना शुरू कर दिया है। यह सुनकर वह भी चौंक जाता है। फिर वह कहता है कि यह तो पुरानी खबर है ना?
जब सेवेंथ ब्रदर ने ब्लैक स्क्वाड के यूनिट लीडर जोंगमून से संपर्क किया था, क्योंकि जोंगमून भी सी फैमिली से है। मिंग कहता है सी फैमिली तब तक कोई काम नहीं करती जब तक उसे उसमें कोई लाभ न दिखे। फोर्थ ब्रदर कहता है यह हो ही नहीं सकता कि वे सेवेंथ ब्रदर को सपोर्ट करेंगे। मिंग कहता है अगर वो ऐसा करेंगे तो। वह कहता है अगर वो ऐसा करेंगे तो भी सेवेंथ ब्रदर कर ही क्या सकता है। मिंग सोचता है कि यह गलत नहीं है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि किसी की सपोर्ट में कौन है। अगर वह पर्सन खुद बेकार हो तो सपोर्टर भी कुछ नहीं कर सकते हैं। और इसके अलावा आने वाला ताइवो फेस्टिवल काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। फिर हमें इस ताइवो फेस्टिवल के बारे में बताया जाता है कि हर साल मिंग फैमिली के सभी मेंबर्स इस दिन को कल्ट लॉर्ड की लंबी उम्र और शांति के लिए प्रार्थना करते हैं। फिर मिंग कहता है कि इस ताइवो फेस्टिवल का मास्टर हमारा सेकंड ब्रदर है, जिसने हाल ही में एक ग्रेट अचीवमेंट को हासिल किया है। फोर्थ ब्रदर कहता है अगर यह बात है तो यह काफ़ी अजीब होगा। नेक्स्ट हमें कल्ट लीडर के डैमिंग पैलेस को दिखाते हैं, जहाँ पर कल्ट लीडर कह रहा था ऐसी अफवाहें हैं कि सेवेंथ यंग लॉर्ड विद्रोह की साजिश रच रहा है, तुम लोग इस बारे में क्या सोचते हो। लेफ्ट जनरल कहता है ऐसा लगता है कि यह सिर्फ एक अफवाह है जो किसी के द्वारा बुरे इरादे से फैलाई गई है। कल्ट लीडर कहता है लेकिन परेशानी तो यह है कि इस जैसी अफवाहें मौजूद क्यों हैं। लेफ्ट जनरल कहता है क्या यह इसलिए हो सकता है क्योंकि सेवेंथ यंग लॉर्ड की अचीवमेंट काफ़ी बड़ी है। फिर डीमन कल्ट का वाइस लॉर्ड कहता है कि तो फिर अपराधी कौन है, क्या आपने इसके बारे में सोचा है, और इसके कारण का पता लगाना भी काफ़ी मुश्किल होगा। तभी राइट जनरल कहता है मुझे लगता है कि यह तीनों में से एक कारण हो सकता है। पहला यह कि बाकी यंग लॉर्ड उनकी अचीवमेंट से जलते हैं, और दूसरा 9 ग्रेट सेक्ट्स हैं, और तीसरा शायद वह खुद हो सकते हैं, क्योंकि वह अंतिम मेधावी उत्सव के बाद से ही सबकी नज़रों से दूर हो गए हैं ताकि दूसरों की योजनाओं को बदल सकें। और उससे पहले हम अफवाहों के मूल कारण का पता लगाएंगे। इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता कि सच क्या है, लेकिन हम इसे 9 ग्रेट सेक्ट के एक काम के रूप में देख सकते हैं। आप सेकंड यंग लॉर्ड को 9 ग्रेट सेक्ट में कुछ समय बिताने के लिए कहिए। कल्ट लीडर कहता है ठीक है, तो फिर हम राइट जनरल के हिसाब से ही इस मामले को संभालेंगे। फिर कल्ट लीडर राइट जनरल को अकेले में बात करने के लिए बुलाता है। वह जनरल उसके पास आकर कहता है क्या ऐसा कुछ है जो आप अलग से ऑर्डर करना चाहते हैं। कल्ट लीडर कहता है क्या तुम काव काव के सबसे छोटे बेटे काव चोंग को जानते हो। वह कहता है क्या यह वही काव चोंग है जो एक टैलेंटेड बच्चा था जिसने हाथी के वजन को मापा था जो सुन स्वान ने भेजा था। कल्ट लीडर कहता है मुझे चिंता है कि मेरा सेवेंथ सन काव चोंग के नक्शे कदम पर ही चलेगा और तुम्हें उससे मिलना होगा। फिर कल्ट लॉर्ड सोचता है क्योंकि काव चोंग एक टैलेंटेड बच्चा था इसलिए उसके बड़े भाई ने ही उसे मरवा दिया था, लेकिन मेरा सेवेंथ सन निश्चित रूप से एक लंबा जीवन जिएगा, और जब वह जवान होगा तब वह हर किसी के ध्यान को अपनी ओर आकर्षित करेगा। राइट जनरल कहता है मैं सेवेंथ यंग लॉर्ड से ताइवो फेस्टिवल से लौटते समय अकेले में बातचीत करूंगा। कल्ट लीडर कहता है हाँ ज़रूर। फिर नेक्स्ट हमें ताइवो फेस्टिवल के दिन का सीन दिखाते हैं, जहाँ पर कांग एमसी से कह रहा था यंग मास्टर अब मैं बस यहीं तक आपके साथ चल सकता था, अब आगे आपको अकेले ही जाना होगा। एमसी कहता है हाँ मैं ये जानता हूँ, लेकिन तुम इतनी चिंता क्यों कर रहे हो, यह तो हर साल होता है। कांग कहता है मैंने आज एक डरावना सपना देखा था, इसलिए आप सावधान रहना। तभी एमसी को कोई बुलाता है। एमसी चौंकते हुए उधर देखता है तो वहाँ पर थर्ड ब्रदर मिंग था, जो एमसी से कह रहा था कि मेरे छोटे भाई हमें मिले काफ़ी समय हो गया, चलो अब साथ में अंदर चलते हैं। एमसी कहता है हाँ ठीक है। फिर रास्ते में जाते हुए मिंग कहता है मैंने वाइट टाइगर स्क्वाड और रेड ड्रैगन स्क्वाड के बारे में सुना। एमसी कहता है हाँ मुझे यह सब जनरल कांग ने करने को कहा था। मिंग कहता है ओह सेकंड ब्रदर भी यहाँ पर है। एमसी सेकंड ब्रदर का नाम सुनकर चौंक जाता है। तभी मिंग सेकंड ब्रदर की तरफ जाते हुए कहता है कि बहुत समय हो गया जब से मैंने आपको देखा है। सेकंड ब्रदर कहता है हाँ सच में काफ़ी समय बाद हम मिल रहे हैं। एमसी उसे देखकर सोचता है मैंने सोचा था कि इसके डर को मैंने ओवरकम कर दिया है, लेकिन मैं गलत था। लेकिन अगर मैं इससे इसी तरह डरता रहा तो कभी भी इसे सरपास नहीं कर पाऊंगा। फिर एमसी हिम्मत करते हुए कहता है कि सेकंड ब्रदर आपको युद्ध जीतने के लिए बधाई हो। वह भी उसे थैंक्स कहता है और फिर वहाँ से जाते हुए कहता है कि बाकी की बातें हम बाद में करेंगे, चलो अभी अंदर चलते हैं। नेक्स्ट हमें सेरेमनी का सीन दिखाते हैं, जहाँ पर लेफ्ट जनरल अनाउंस करते हुए कहता है कि कल्ट लीडर आ रहे हैं, सभी लोग अपनी जगह पर खड़े हो जाइए। फिर कल्ट लीडर वहाँ पर आ जाता है, जिसके आते ही सभी लोग खड़े होकर क्लैप करते हुए उसे बधाई देने लगते हैं। फिर कल्ट लीडर सभी लोगों से कहता है कि यह मेरे लिए एक सौभाग्य की बात है कि मैं साल में एक दिन तुम लोगों से इस तरह मिल सकता हूँ। अब मैं विशेष रूप से अपने सभी बेटों से कुछ कहना चाहता हूँ। सबसे पहले मैं तुम लोगों की गलतियों के बारे में बात करूँगा।
सबसे पहले फर्स्ट यंग लॉर्ड सियोन, तुम्हें जब काम करना चाहिए तब तुम बहुत ही सुस्त हो जाते हो, क्योंकि तुम अपनी चारों तरफ की चीज़ों पर कुछ ज़्यादा ही ध्यान देते हो। वह कहता है, अब से मैं अपने आप को और भी इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगा। कट लीडर कहता है कि सेकंड यंग लॉर्ड, तुमने काफ़ी कुछ अचीव किया है, लेकिन अपनी एरोगेंस के कारण बहुत कुछ खोया भी है। इसलिए तुम्हें और भी अचीव करने के लिए अपनी एरोगेंस को छोड़ना होगा। वो कहता है, मैं आपकी बातों को ध्यान में रखूँगा। और फिर कल्ट लीडर धीरे धीरे बाकी के यंग मास्टर से भी कुछ न कुछ कहता है, और आखिर में हमारे एमसी से कहता है कि तुम अभी काफ़ी कमज़ोर हो, इसलिए तुम्हें अपनी स्ट्रेंथ को डेवलप करना होगा, क्योंकि जिसके पास स्ट्रेंथ नहीं होती वह कभी मायूंग क्लान का मेंबर नहीं बन पाता है। एमसी कहता है, मैं ज़रूर बिना रुके अपने आप को ट्रेन करूँगा। कट लीडर कहता है, मैं अब तुम्हें कुछ रिवॉर्ड दूंगा जिन्होंने इस समय काफ़ी हार्डवर्क किया है। फिर वह फर्स्ट यंग मास्टर को एक मैनर, सेकंड यंग लॉर्ड को एक ट्रेजर स्वॉर्ड, और इसी तरह बाकियों को भी कुछ न कुछ रिवॉर्ड देता है, और आखिर में एमसी को एक मार्शल रिकॉर्ड की किताब को देता है। फिर कुछ देर बाद सेरेमनी के ख़त्म होने के बाद सभी लोग वहाँ से चले जाते हैं। तभी एक मेड एमसी के पास आकर उससे कहती है कि यंग मास्टर, मेरे पास आपको देने के लिए कुछ है। फिर वह एक चिट्ठी को निकालकर एमसी को दे देती है, जिसमें लिखा था कि मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ, तो प्लीज़ इस मेड के साथ मेरे पास आ जाना। एमसी सोचता है कि मुझे नहीं लगता कि ये मेड कुछ बताएगी, इसलिए मुझे इसे ही फॉलो करना पड़ेगा। यह कौन हो सकता है? वह मेड कहती है, अब आप इस कमरे में चले जाइए। फिर एमसी उस दरवाजे को जब खोलता है तो हैरान हो जाता है, क्योंकि वहाँ पर राइट जनरल था जो उसका इंतज़ार कर रहा था। वह एमसी से कहता है कि आपके इस सरप्राइज चेहरे को देखकर ऐसा लगता है कि मैं वो पर्सन हूँ जिसके बारे में शायद आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था। एमसी कहता है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि राइट जनरल मुझे याद करेंगे। वह जनरल कहता है कि मैं तो बस आपसे कुछ बात करना चाहता था। मैंने सुना था कि आप कुछ समय पहले रेड ड्रैगन स्क्वाड में गए थे। एमसी कहता है, मैं वहाँ पर सिर्फ एक स्लेव गर्ल को लेने गया था। वह कहता है, रेड ड्रैगन स्क्वाड का लीडर कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो इतनी आसानी से कुछ भी दे दे। एमसी कहता है, आप क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं? वह कहता है, कल्ट लीडर काफ़ी चिंतित हैं, क्योंकि वो आप में एक नई कल्ट लीडर बनने की प्रतिभा को देखते हैं। इसलिए वो चाहते हैं कि जब तक आप एक स्ट्रॉन्ग पर्सन नहीं बन जाते हैं तब तक किसी भी बाहरी मामले में इन्वॉल्व ना हो। एमसी सोचता है कि शायद इसलिए फादर ने मुझे एक सीक्रेट मार्शल आर्ट की बुक दी है, और शायद वो चाहते हैं कि अब मुझे इस टेमिक बैलेंस को छोड़ देना चाहिए, ताकि मैं अकेले में अपने आप को और भी कहीं ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना सकूं। फिर एमसी उससे कहता है कि फादर जैसा चाहते हैं मैं वैसा ही करूंगा। वह जनरल कहता है, हम आपको हर चीज़ में मदद करेंगे जो भी आपको चाहिए। एमसी कहता है, आपका यह सब करने के लिए धन्यवाद, लेकिन यह कुछ ऐसा है जिसे मुझे खुद के दम पर हासिल करना होगा। फिर नेक्स्ट हमें वेस्ट हाउस का सीन दिखाते हैं, जहाँ पर एमसी सोच रहा था कि इस एक दिन में काफ़ी चीज़ें घटित हो गई हैं। जब मैंने सेकंड ब्रदर के चेहरे को देखा था तब मुझे ऐसा लगा था कि उसे यह पता है कि मैं अपनी इनर क्यूआई को यूज़ कर सकता हूँ, लेकिन फिर भी उसने इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। शायद वह इस बार भी मुझ पर कुछ ज़्यादा ध्यान नहीं देगा। मेरे पास अभी भी समय है, मुझे अब अपनी पावर को जल्द से जल्द बढ़ाना चाहिए। लेकिन मुझे नहीं लगा था कि फादर मुझे एक की आर्ट टेक्निक की बुक देंगे। इस बुक में मार्शल गॉड वॉक युंग द्वारा यूज़ की गई मार्शल आर्ट का इतिहास है, लेकिन मैंने तो फैंटम स्वॉर्ड आर्ट के पाथ को डिसाइड किया है, और अब फादर ने मुझे यह बुक दी है। मेरी पास्ट लाइफ में भी मैंने फैंटम स्वॉर्ड आर्ट के पाथ को चुना था, लेकिन फिर भी मैं उसके हाथों से मारा गया। लेकिन क्या मैं एक नए पाथ को चुनूं तो एक अलग अंत होगा। फिर वह अपनी कल्टीवेशन को करते हुए कहता है कि जब हमें किसी निर्णय को लेने में कोई परेशानी हो तो कुछ समय सब कुछ भूलकर मेडिटेट करना चाहिए, क्योंकि शून्य ही सत्य है और सत्य ही शून्य है। जैसे कि यह मार्शल आर्ट बुक एक शून्य है जिसमें सब कुछ मेरे लिए छोड़ दिया है, जिसका अर्थ है कि इस पर ज़्यादा विचार करने की कोई ज़रूरत नहीं है। केवल फैंटम स्वॉर्ड आर्ट के गहन सिद्धांतों को पूरी तरह से प्राप्त करके मैं इस 10 विंग्स मार्शल आर्ट बुक को भी समझ सकता हूँ, और इस तरह मैं एक ही पाथ को चुन सकता हूँ, क्योंकि यही खुद को समझने का एक रास्ता है। नेक्स्ट हमें 1 महीने बाद का सीन दिखाते हैं, जहाँ पर कांग ने उस लोअर माउंटेन मैनर की पूरी तरह मरम्मत करवा दी थी, और फिर सभी लोग वहाँ पर पहुँच जाते हैं। उसे देखकर वह मोटा हैरान होते हुए कहता है, क्या यह वही मैनर है जिसे वो माइन के प्रशासक यूज़ करते थे? कांग कहता है, यह सब मेरी स्किल्स का एक छोटा सा नमूना है। येलो हेयर वाला कहता है, यह लाइटनिंग आर्ट के लिए है और यह हिडन वेपन की ट्रेनिंग के लिए है। वॉन कहता है, लेकिन यह चीज़ क्या है? येलो हेयर वाला कहता है, इसे सावधानी से देखना।
वन कहता है, इसमें ऐसा क्या खतरनाक है? येलो एयर वाला उसे डराते हुए कहता है कि यह एक हिडन वेपन शूटिंग मैकेनिज्म है। फिर कांग सभी से कहता है, अब से कुछ समय के लिए तुम इसी मैनर में यंग मास्टर के साथ रहोगे और तुम सभी अपनी पूरी स्ट्रेंथ के साथ ट्रेनिंग करना। वो सभी कहते हैं कि हम अपनी पूरी मेहनत से ट्रेनिंग करेंगे। जोगवांग कहता है, जनरल कांग, क्या आप वेस्ट हाउस में ही रुकेंगे? कांग कहता है, कोई है जिसे मुझे प्रोटेक्ट करना है। फिर हमें कुछ समय बाद का सीन दिखाते हैं जहाँ पर कांग एमसी के पास आकर कहता है कि यंग मास्टर, उस मैनर की मरम्मत का काम पूरा हो चुका है। एमसी कहता है, यह सब हमारी योजना के मुताबिक ही हो रहा है। कांग कहता है, मैंने उस मैनर को उसके एरिया की सर्वे करने के बाद ही बनाया है और इसका मैप इसकी डिफेंस को और भी मजबूत करने में सहायक होगा। एमसी कहता है, मैंने जैसा आपसे एक्सपेक्ट किया था आपने उससे बेहतर ढंग से इस काम को किया है। कांग कहता है, और एक खबर है कि 4th यंग मास्टर को अब सियुआन ब्रांच में अपॉइंट कर दिया गया है। एमसी कहता है, तो वह पर्सन 4th ब्रदर था जिसने 2nd ब्रदर के बारे में अफवाहें फैलाई थीं। कांग कहता है, सिचुआन ब्रांच 9 ग्रेट सेक्ट के एक गिल्ड के सामने है और यह सिचुआन टांग क्लान के भी काफ़ी करीब है। एमसी सोचता है कि लगता है 4th ब्रदर अब लंबे समय तक वापस नहीं आएगा। वैसे भी कोई इस तरह चालें चलकर एक कंपटीशन को नहीं जीत सकता, उसके लिए सिर्फ ट्रू स्ट्रेंथ चाहिए। फिर वह कहता है, अब हम कल ही उस मैनर की तरफ निकलेंगे। कांग कहता है, मैं इसकी तैयारी कर चुका हूँ। वैसे आप वहाँ पर कितने समय तक रहने वाले हैं? एमसी कहता है, देखते हैं, शायद इसमें 3 साल भी लग सकते हैं। मैं तब तक वापस नहीं आऊँगा जब तक कि अपनी मार्शल आर्ट को कंप्लीट ना कर लूँ। फिर कांग सभी लोगों को अलविदा करते हुए कहता है कि यंग मास्टर का ध्यान रखना और अपनी ट्रेनिंग को और भी इम्प्रूव करना। नेक्स्ट एमसी को दिखाते हैं जहाँ पर वह मेड उससे कहती है कि भले ही वह मैनर ज़्यादा दूर नहीं है, क्या बिना किसी गार्ड के जाना आपका सेफ होगा? एमसी कहता है, लेकिन तुम मेरे साथ हो तो फिर किसी गार्ड की क्या ज़रूरत है? वैसे मैं सोच रहा हूँ कि तुम्हें उस नई मैनर की चीफ ऑफिसर बना दूँ। वह मेड एमसी की बातों से चौंक जाती है। एमसी कहता है, वैसे भी तुमने काफ़ी मार्शल आर्ट ट्रेनिंग की है और तुम बाकी गार्ड्स को भी अच्छी तरह से ट्रेन कर सकती हो और मैनर के कामकाज को भी अच्छे से मैनेज कर सकती हो। वह कहती है, मैं आप जैसा चाहते हैं ठीक वैसा ही करूँगी। फिर एमसी सोचता है कि जनरल कांग ने इस मैप को काफ़ी अच्छी तरह से बनाया है, इसके अनुसार हम अपने डिफेंस को और भी मजबूत कर पाएंगे। तभी उसकी नज़र कुछ बच्चों पर जाती है और वह उसके बारे में मेड से पूछता है। वह कहती है, ये बच्चे इस मैनर के स्लेव्स के हैं। एमसी उन बच्चों के पास जाकर उनसे पूछता है कि बच्चों, क्या तुम पढ़ना लिखना सीखना चाहते हो? वो बच्चे इससे मना कर देते हैं। एमसी उन्हें देखकर सोचता है कि मुझे अच्छा लगता अगर मैं इन बच्चों को कुछ सिखा सकता, लेकिन मेरे पास समय नहीं है। तभी उसकी नज़र एक स्टोन पर जाती है जिससे वे बच्चे खेल रहे थे। फिर वह उस बच्ची से कहता है कि क्या तुम उस पत्थर को कुछ देर के लिए मुझे दिखा सकती हो? वह बच्ची कहती है, यह मेरा सबसे सुंदर पत्थर है। एमसी कहता है, मैं बस इसे देखकर तुम्हें वापस कर दूंगा। फिर वह बच्ची उसे वह पत्थर दे देती है। एमसी उस पत्थर को देखकर खुश होते हुए कहता है कि मैं सही था, यहाँ पर सच में एक गोल्ड माइन है।